Hello students, today we are going to start our new chapter which is chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. So let's have an overview of this chapter first. The organisms that cannot be seen by naked eye are called microorganisms or microbes. The study of these organisms is called microbiology. तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं. तो इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं एंड द पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो जो माइक्रोलॉजी पढ़ता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. माइक्रोब्स आर ओमनीप्रेजेंट. So what are microbes? Organisms that cannot be seen by naked eye are called microbes. तो जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो microbes होते हैं. The branch of biology that deals with the study of microbes is called microbiology. The person who studies and practically applies microbiology is called as an microbiologist. Characteristic features of microorganism. Microbes are omnipresent. They are present throughout in the environment. They are found on the rocks, in the air within and on the water surface too. तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रॉक्स पे होते हैं, एयर में होते हैं और वाटर सरफेस पे भी होते हैं. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. माइक्रोब्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन द सिमिलर मैनर एज अदर लिविंग बींग्स डू. तो ये बाकी सारे लिविंग बींग्स की तरह ही रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं. नेक्स्ट आता है साइज. माइक्रोब्स आर ऑफ वेरी टाइनी साइज विच यू कैन सी ओनली इफ यू हैव अ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोब्स जो होते हैं ये बहुत ही टाइनी होते हैं, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है. नेक्स्ट इज हैबिटेट. Microbes can only belong to a variety of habitats as hot springs, salty lakes, fresh water, rocky surface, air, etc. तो जो माइक्रोब्स होते हैं इन सारी जगहों पर हमें मिलते हैं. अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना. नेक्स्ट इज माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 5 तरीके के होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस. यहाँ पे इनके कुछ टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को सिंगुलर में बोलते हैं बैक्टीरियम. बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनमें सिर्फ एक सेल होता है. इनका हैबिटेट क्या होता है? दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल. और वी कैन से दैट दे आर ओमनीप्रेजेंट. ये भी क्या होते हैं? ओमनीप्रेजेंट होते हैं. ये एयर, वाटर, सॉइल में हर जगह मिलते हैं. इनका साइज क्या होता है? देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 15 micrometer to 5 micrometer. 1 millimeter is equal to 10 raised to the power minus 3 millimeter. तो इनका जो साइज होता है वो 15 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है. इनका शेप कैसा होता है? बैक्टीरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप. ये काफी डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है. पहला इज रॉड शेप्ड बैसिली. दे आर ऑफ द शेप ऑफ अ रॉड. तो ये कैसे होते हैं? रॉड शेप के होते हैं. इसका एग्जाम्पल हो गया लैक्टोबैसिलस और सूडोमोनास एटसेट्रा. नेक्स्ट आते हैं ओवल शेप और स्फेरिकल शेप बैसिली. स्फेरिकल शेप बैसिली आर कॉल्ड कोकाई. सिंगुलर में इसको क्या बोलते हैं? कोकस. इसके एग्जाम्पल हो गए स्ट्रेप्टोकोकस, सेरिसिना और माइक्रोकोकस. तो इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है. नेक्स्ट आते हैं स्पाइरल और कॉमा शेप बैसिली. ये कॉमा शेप बैसिली होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? स्पिरिला. फॉर एग्जाम्पल होगा इसके कैम्फाइलोबैक्टर और ट्रिपोनेमा. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर. तो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं. बैक्टीरियल सेल्स enclosed by a lipid membrane or cell membrane. Outside the membrane there is a protective covering called the cell wall. तो इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर करके रखती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल.
Bacterial cells consist of genetic material that is not bounded by a nuclear membrane. A bacillus thus lack a true nucleus, mitochondria and other cell organelles. Locomotory organ of a bacterium are flagella. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है. इसके बाद आता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल. फर्स्ट टाइप इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिक. तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो होती है वो थिक होती है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन चेन्स एंड टेकोइक एसिड्स. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज थिन. इसकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है. It is made up of a few layers of peptidoglycan surrounded by a lipid membrane composed of lipopolysaccharide and lipoproteins. Next आता है न्यूट्रिशन. बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. दे आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स. ये मोस्टली क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं. मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, बट सम कैन बी पैरासाइट्स. तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं मोस्टली, मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, बट कभी कभी ये पैरासाइट्स भी होते हैं. दैट इज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म इन विच दे रिसाइड. नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन. एज ऑलरेडी रीड इन क्लास 7th, बैक्टीरिया शुड बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट डिवीजन बाय बाइनरी फिजन इज वन ऑफ द कॉमन मेथड्स. तो बाइनरी फिजन क्या होता है? Enlargement of bacterial cell is followed by division of nucleus, followed by division of parent cell into two daughter cells. तो इसमें क्या होता है? एक लार्ज बैक्टीरियल सेल होता है, इसमें जो इनका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है और उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया एज अ फ्रेंड. फर्स्ट इज फर्मेंटेशन. Curding of milk is achieved with the help of bacteria called lactobacillus, wine, vinegar, beer, etc. तो जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होती है वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है. All are manufactured by the action of bacteria on the corresponding substrate. Cheese, yogurt and butter are all produced by fermentation. ये सारी प्रोडक्ट्स भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड. बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन रूमिनेंट्स, एग्जांपल काउज एंड बफेलोज. तो जो बैक्टीरिया होता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी काम आता है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव्स इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं. दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दस मेक देम अवेलेबल फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए अवेलेबल करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि राइजोबियम. नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स. जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं. दे डिकेट डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड ऐड अप द डिकम्पोज्ड मैटर टू द सॉइल, thus मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये डेड रिमेन्स को डीके कर देते हैं और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसको सॉइल में डिसॉल्व कर देते हैं, जो कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज मेडिसिनल एप्लीकेशन. बैक्टीरिया और देयर प्रोडक्ट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स और किल देम आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. Thus antibiotics can be used for the treatment of microbial diseases. तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो माइक्रोबियल डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रामाइसिडिन. फिर आता है इंडस्ट्रियल यूज. बैक्टीरिया आर यूजफुल इन टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज. तो बैक्टीरिया जो होते हैं इन इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूजफुल होते हैं. टैनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. टैनिंग भी बैक्टीरिया की हेल्प से की जाती है. इन द जूट इंडस्ट्री, जूट प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर.
where bacterial action separates the fibers from the rest of the tissue. तो जो जूट इंडस्ट्री होती है उसमें जूट जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी में सबमर्ज किया जाता है जिससे जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द टिश्यू से, बाकी टिश्यूज से. फिर आता है बैक्टीरिया एज अ फो. फर्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीजेस. बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस. अब बैक्टीरिया का क्या डिसएडवांटेजेस है कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज करता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस आर ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है. नेक्स्ट इज कॉलेरा और थर्ड इज टाइफॉइड. जो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है. कॉलेरा हमारा वाइब्रियो कॉलेरा से होता है और जो टाइफॉइड है हमारा सैल्मोनेला टाइफाई से होता है. Next is spoilage of food. Bacteria act on food and produce toxic substances that in return spoil the food. तो जो बैक्टीरिया है हमारा फूड को टॉक्सिक बना देता है और उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है. नेक्स्ट आता है वायरसेस. सिंगुलर इज वायरस. The term virus implies poison. They are the smallest organisms and can be seen only with the help of electron microscope. तो जो वायरस होते हैं ये पॉइजन को इम्प्लाई करते हैं और ये भी काफी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है. दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज. स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. तो इसकी स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है. अब इसका हैबिटेट क्या होता है? वायरसेस आर ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट. ये भी ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये भी हर जगह प्रेजेंट होते हैं. दे आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल organisms. Next is size. Virus are the smallest organism present on earth. An average virus is of 1/100th of size of bacterium. तो इसका जो साइज होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के, इनका जो साइज है वो 1/100th है बैक्टीरिया के साइज का. फिर आता है शेप. वायरस कैन बी स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, क्यूबॉइडल और पॉलीगोनल शेप. ठीक है. इसके बाद आता है स्ट्रक्चर. वायरस इज अ स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट. इट कैन रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस और अ वायरियन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक material that is in turn is surrounded by a protein coat. Protein coat and the genetic material together form the head of the virion and the tail comprises of a hollow core surrounded by a protective shell. इसके बाद आता है न्यूट्रिशन. वायरस डिपेंड्स ऑन इट्स होस्ट फॉर द न्यूट्रिशन. तो जो वायरस होते हैं ये भी अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए. इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द पैरासिटिक. तो इसका मोड क्या है न्यूट्रिशन का? पैरासिटिक. Next is reproduction. Virus-like bacteriophage reproduces either by a lactic or a lysogenic lifestyle. तो जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफस्टाइल के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज वायरस एज अ फ्रेंड. Viruses usually are not useful for human as such. They can be used in research for new medications by exploring the upcoming science of biology called biotechnology. तो ये कुछ खास वैसे यूज नहीं होते बट कभी कभी ये मेडिकेशंस में यूज होते हैं. न्यू मेडिकेशंस को रिसर्च करने में यूज आते हैं जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट इज वायरस एज अ फो. वायरस कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी. ये काफी ज्यादा डिजीजेस प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में. कुछ इसके डिजीज हो गए जैसे कि पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज सिंड्रोम विच इज एड्स दैट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV. नेक्स्ट इज फंगाई. सिंगुलर में इसको बोलते हैं फंगस. Fungi are a member of eukaryotic organism that include yeast and molds. Study of fungi are called mycology. तो fungi की study को क्या कहते हैं? mycology कहते हैं. Next is habitat. Fungi are generally present at the moist and damp surfaces. तो fungi होता है वो mostly moist और damp surfaces पे होता है. Size इसका क्या होता है? Size of fungi ranges from somewhere between 5 to 50 माइक्रोमीटर. इसका साइज होता है 5
से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसका शेप क्या होता है? फंगाई कैन बी ऑफ सेवरल डिफरेंट शेप, दैट एग्जांपल अ कोनिकल शेप्ड फंगस, कॉन्वेक्स शेप्ड, फ्लैटेंड, फनल लाइक, अम्बलीकैट और बेल लाइक। इस पिक्चर में इनकी शेप शो की हुई है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। फंगाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। दे आर इनक्लोज बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके ऊपर एक सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, बट दे लैक क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यूनिसेलुलर फंगाई यीस्ट लिव इन कॉलोनीज। जो यूनिसेलुलर फंगाई है, जो कि यीस्ट है, वो कॉलोनीज में रहती है। यीस्ट कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पाउडर। ये टैबलेट्स और पाउडर की फॉर्म में स्टोर की जाती है। मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर। जो मोल्ड्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ मोल्ड इज मशरूम। मशरूम जो होता है एक मल्टीसेलुलर होता है। स्मॉल मोल्ड्स कैन बी सीन ऑन अ स्टेल ब्रेड पीस और अ रॉटन और ऑन अ रॉटन फ्रूट। अगर कोई रॉटन ब्रेड है या फिर रॉटन फ्रूट है, उस पे जो होते हैं ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई इज इधर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। मोल्ड्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सब्सटेंस ऑन विच दे ग्रो। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। फंगाई रिप्रोड्यूस बाय बड फॉर्मेशन एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बड फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों तरीके से होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंगाई एज अ फ्रेंड। फर्स्ट इज रिसाइकलिंग। फंगाई कैन रिसाइकल द डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, thus retaining the essential minerals of the soil। तो जो फंगाई होता है वो रिसाइकल करने के काम आता है, जो कि जो डेड और डिकेइंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनको क्या करता है? रिसाइकल करता है और हमारी सॉइल को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। फंगाई लाइक पेनिसिलियम आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट आता है एडिबल फंगाई। फंगाई कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ह्यूमन फूड। ये ह्यूमंस के फूड की तरह भी यूज होता है, जैसे कि मशरूम्स विच आर कुक्ड एंड ईटन अप। Besides this, fungi can also be used for production of cheese, cake, etc. और ये चीज और केक बनाने के भी काम आता है। अब आता है fungi as a foe. Fungal diseases. Fungi can cause animal and crop diseases. ये क्या होता है? ये एनिमल और क्रॉप डिजीजेस, फंगाई जो होती है एनिमल और क्रॉप डिजीजेस कर देती है। नेक्स्ट आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कैन कॉज एथलीट्स फुट डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो जो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है ये एथलीट्स के फुट में डिजीज कर देता है। नेक्स्ट इज फंगाई कैन कॉज फूड स्पॉइलेज। ये हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। सिंगुलर में इसको प्रोटोजोआन भी बोलते हैं। दे आर यूनिसेलुलर। दे मे बी एरोबिक और एनारोबिक। तो ये एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। The word protozoa means protos, that is primitive, and zones means animals. अब इनका हैबिटेट कैसा होता है? प्रोटोजोआ आर फाउंड इन वाटर एंड सॉइल। ये कहाँ मिलते हैं? वाटर में और सॉइल में मिलते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक एज इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड एनिमल रूमेन, और दे कैन बी फ्री फ्लोटिंग। तो ये पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन। तो जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं प्रोटोजोआ, उनको क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। साइज एंड शेप। प्रोटोजोआ आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ अ प्रोटोजोआ रेंजेस फ्रॉम, इसका साइज कहां से कहां तक होता है? 10 to 52 माइक्रोमीटर। सिंस प्रोटोजोआ लैक द सेल वॉल, दे कैन टेक अप अ नंबर ऑफ शेप्स। तो इसमें जो प्रोटोजोआ होता है इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ शेप्स मतलब काफी सारी शेप्स में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड अमीबा, यूग्लिना, ट्राइपनोसोमा, लिशेमैनिया एटसेट्रा। स्ट्रक्चर। Protozoa are eukaryotes as already mentioned, so they possess a structure typical of eukaryotes. Protozoan cell
is bound by a cell membrane and their nucleus is enclosed by a nuclear membrane. तो जो इनके जो सेल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और जो इनके न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. Cell organelles like vacuoles etc. are present in the cell cytoplasm. Protozoans moves with the help of a cilia, flagella और pseudopodia. तो ये cilia, flagella और pseudopodia की हेल्प से मूव करते हैं. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिजन. प्रोटोजोन्स आर इधर पैरासिटिक और सैप्रोजोइक. तो ये पैरासिटिक भी होते हैं और सैप्रोजोइक भी होते हैं. यूजिलेना इज एन एक्सेप्शन. इट इज ऑटोट्रॉफिक. तो यूजिलेना एक एक्सेप्शन है इसमें जो कि क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआस एज अ फ्रेंड. दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ये सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं. दे एनहांस द प्लांट ग्रोथ बाय मेकिंग अमोनिया एंड फॉस्फेट्स अवेलेबल टू देम. तो ये हमारी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनहेंस करते हैं, वो अच्छी करते हैं. और कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अमोनिया और फॉस्फेट. अमोनिया और फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं उन्हें. ठीक है, ये डाइजेशन में भी काम आते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेशन में भी काम आते हैं. दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन वेस्ट ट्रीटमेंट. वेस्ट ट्रीटमेंट में भी काफी इफेक्टिव होते हैं एज दे फीड ऑन फंजाई एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ एज अ फो. प्रोटोजोआस कॉज अ नंबर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस. ये काफी ज्यादा एनिमल और ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड गियार्डाइसिस इज कॉज्ड बाय गियार्डिया. नेक्स्ट आता है एल्गी. सिंगुलर में इसको बोलते हैं एल्गा. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. तो एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं. जो टर्म एल्गा है इसका मतलब होता है सीवीड्स. एल्गी आर एक्चुअली द प्लांट्स विद अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इन देयर सेल्स. तो जो एल्गी होती है उसमें हमारी सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल पिगमेंट भी होती है उनके सेल्स में. दे मेक देयर ओन फूड. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और दे हैव नो रूट, स्टेम और लीव्स. इनके पास रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती. इनका हैबिटेट क्या होता है, एल्गी आर बेसिकली एक्वेटिक बट टेरेस्ट्रियल फाउंड ऑन लैंड. ये बेसिकली एक्वेटिक होते हैं बट ये कभी कभी लैंड पे भी मिलते हैं. क्रायोफाइटिक. क्रायोफाइटिक भी होते हैं, मतलब प्रेजेंट ऑन आइस एंड स्नो. स्नो और आइस पे भी मिलते हैं. पैरासिटिक भी होते हैं. कुछ एल्गी जो होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं. अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एज ऑलरेडी टोल्ड एल्गी डू नॉट हैव ट्रू डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम और लीव्स एंड दे मे बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर. तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये मल्टीसेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं. दे मे और मे नॉट पोजेस फ्लैजेला. यूनिसेलुलर एल्गा का क्या एग्जांपल है, शिलामाइडोमोनास. And that of multicellular alga is Valvox. Flagellated algae include Schlemidomonas, Tetraspore, and non-flagellated include Spirogyra. Next आता है size and shape. Algae can range in size from tiny microscopic form to giant algae such as kelp. तो इनका जो साइज होता है ये छोटे भी होते हैं और काफी जाइंट साइज के भी होते हैं. Several different shapes of algae are as depicted in the figure, rod-like, spiral, club-shaped, etc. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो एल्गी होती है काफी डिफरेंट शेप्स की होती है. ये रॉड-लाइक भी होती है, स्पाइरल भी होती है, क्लब शेप्ड भी होती है. इसके बाद आता है न्यूट्रिशन. एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट. तो ये फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना जो है ये क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट के थ्रू बनाती है. दस दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज शोन बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या शो करते हैं, एक बाइनरी फिजन शो करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं. आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, ये है स्पोर फॉर्मेशन और ये है बाइनरी फिजन.
नेक्स्ट है एल्गी एज अ फ्रेंड, दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल, ये काफी अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स के। सम ऑफ द एल्गी आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कॉपर, कुछ कुछ एल्गीज में कॉपर का जो सोर्स है वो भी बहुत ज्यादा होता है। एल्गी कैन बी ईटन डायरेक्टली एज फूड, इनको हम सीधा फूड की तरह भी खा सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा इज कंज्यूम्ड इन साउथ इंडिया, जो स्पायरोगायरा है वो साउथ इंडिया में खाया जाता है। अगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, तो अगर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि रेड एल्गी से हमें मिलता है। अगर इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ माइक्रोबियल फूड दैट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है माइक्रोबियल फूड का जो कि लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। एल्गी एज अ फो, eutrophication, that is growth of algae over the water body, can block the sun rays from reaching the plants and animals that live underwater, thus it can lead to their death, deficiency of resources। तो जो एल्गी होती है ये कभी कभी वाटर बॉडी पे भी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो पानी के अंदर नहीं जा पाती और जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं वो मर जाते हैं। Some algae forms also release toxins that are hazardous to other life forms, तो कुछ algae जो होती है वो toxins release करते हैं जो कि hazardous होते हैं। Next आता है students food preservation. It is the process of treatment of food so as to slow down the food spoilage by bacteria, fungi and other microbes. तो फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड है, एक ट्रीटमेंट है फूड का जिससे हम स्पॉइलेज बचा सकते हैं अपने फूड की, किससे? बैक्टीरिया से, फंजाई से या फिर कोई और अदर माइक्रोब से। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एज वी नो microorganisms are omnipresent, they can be spoil our food and thus can lead to various food and waterborne diseases. To preserve these diseases, proper preservation of food and purification of water is desired as well as required. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एज वी नो ये क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा जो फूड होता है उसको खराब कर सकते हैं, तो इसीलिए उनसे बचाने के लिए एक प्रॉपर प्रिजर्वेशन किया जाता है फूड का। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू प्रिजर्व करते हैं? फर्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग एम एट रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट as moisture is very favorable agent to promote microbial growth, so its reduction automatically suppresses microbial growth and activity। तो फर्स्ट है वाटर कंटेंट को कम कर देना, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है और जो मॉइस्चर माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है वो उसका जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आता है लो टेम्परेचर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिटार्डेड एट लो टेम्परेचर, as a result of which growth and reproduction of microbes is retarded and enzymatic activity is also reduced. Temperature can be reduced by storage of food items in either of the following: refrigerator, cold storage, freezer। तो हम टेम्परेचर को कम करके भी अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई टेम्परेचर। As all the living organisms have the sustainable temperature, so do microbes. Temperature is raised above the suitable temperature they sustain and they will be killed and destroyed, but all microbes have different sustainability temperature, so we target a broader range and some of the microbes are always left behind. They may cause food spoilage when the temperature is lowered down to the normal। तो अगर हम जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दे, ज्यादा इंक्रीज करते, तो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। पर जो सारे माइक्रोब्स होते हैं सबकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो ये फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। मेथड्स यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फर्स्ट इज pasteurization. It is a process in which the food material is heated to a very high temperature followed by a cooling down after a particular predefined time duration। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है उसको बहुत ज्यादा हीट करा जाता है, उसके बाद कूल डाउन किया जाता है। तो जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो उसको पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उसके बाद थोड़े टाइम बाद में उसको ठंडा किया जाता है। Pasteurized milk
पैकेट्स आर ऑफन हीटेड बाय ऑल ऑफ अस। तो जो पेस्चराइज मिल्क होते हैं, पेस्चराइज मिल्क पैकेट्स जो होते हैं वो पहले हीट करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द फूड मटेरियल एट अ वेरी हाई प्रेशर सो एज टू मेक इट फ्री ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर स्पोर्स। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करा जाता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे, जिससे कि जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं वो हट जाते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स। Addition of preservatives. Preservative is an substance which is added to an edible substance so as to prevent its microbial decomposition. तो जो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं ये ऐड करे जाते हैं ताकि जो हमारी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। प्रेजर्वेटिव्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स और सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव्स। Those preservatives that are present in nature are called natural preservatives. तो वो प्रेजर्वेटिव जो कि नेचुरली नेचर में होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गया ऑयल, विनेगर, लेमन जूस एटसेट्रा। नेक्स्ट होता है सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव्स। Those preservatives that are synthesized artificially are called synthetic preservatives. तो वो प्रेजर्वेटिव जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव्स। इसका एग्जांपल हो गया सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एटसेट्रा। अब इसके बाद स्टूडेंट ये कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप इसे खुद से रीड करना। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।